चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है गैसेस, और गैसेस के बारे में आज हम जो है तो पढ़ेंगे। तो गैसेस के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं तो उनके कुछ पॉइंट्स याद कर लें जनरली, कि ये लो डेंसिटी के हामिल स्टेट है मैटर की। दूसरे इसमें याद रखें कि ये एक्सपेंशन करते हैं, और एक्सपेंशन जो है तो कौन सी कंडीशन पे होगी, शाबाश। एक्सपेंशन के लिए इसके ऊपर प्रेशर को लो रखना पड़ता है जबकि टेम्परेचर को हाई रखना पड़ता है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम गैस का इंक्रीज होगा। तीसरा इसमें एक है कंप्रेशन, यानी गैस को दबाना। तो कंप्रेशन जो है तो ये इसके लिए कौन सी कंडीशन है, इसके ऊपर प्रेशर हाई होना चाहिए एक्सटर्नल, और टेम्परेचर इस पर लो होना चाहिए, तो गैस कंप्रेस हो सकती है। ईटा के छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये। नेक्स्ट इसमें हमारे पास गैसेस की एक और ये प्रॉपर्टी भी है कि वो डिफ्यूजन करते हैं। वो गैसेस डिफ्यूजन करते हैं, और डिफ्यूजन की कॉन्सेप्चुअल डिफिनीशन क्या है, स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग। स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, ठीक है। खुद ब खुद जब स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, उसको क्या कहते हैं, डिफ्यूजन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि लिक्विफाइड यानी गैसेस लिक्विफाइड भी हो सकते हैं। लिक्विफाइड किस कंडीशन पे होंगे, जब हम टेम्परेचर को लो रखेंगे और प्रेशर को हाई रखेंगे, क्योंकि इन कंडीशन में मॉलिक्यूल आप इसमें करीब करीब आ जाएंगे और गैसेस जो हैं तो वो लिक्विफाइड हो सकती हैं। चौथी कि ये एक्सर्ट प्रेशर ऑन वॉल ऑफ कंटेनर, ये वॉल ऑफ कंटेनर पे एग्जैक्ट जो है तो प्रेशर को एक्सर्ट करती है, ठीक है। और इसके अलावा इसका जो जनरल हमारे पास एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं KMT, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो ये प्रेजेंटेड बाय, इसको प्रेजेंट किया था किसने, बर्नौली ने इसको प्रेजेंट किया था, बर्नौली ने। और ये एक्सप्लेन, ये KMT हमें क्या एक्सप्लेन करती है, तो ये एक्सप्लेन करती है फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो ये गैसेस की फिजिकल बिहेवियर को जो है तो एक्सप्लेन करती है। अभी फिजिकल बिहेवियर में जो है हमारे पास क्या आ जाते हैं, इसके जनरल पॉइंट्स जो हैं। तो जनरल पॉइंट इनके नंबर 1 लिखें कि ऑल गैसेस कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स कहलाए जाते हैं। फिर नंबर 2, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है तो वो क्या होती है, निग्लिजिबल होती है। तो तीसरा इसका पॉइंट है कि इसका जो वॉल्यूम होता है एक मॉलिक्यूल का वो भी निग्लिजिबल होता है। इस तरह चौथा पॉइंट इसका ये क्या है, इसकी ग्रेविटी का जो इफेक्ट होता है गैस मॉलिक्यूल का वो भी नेग्लिजिबल होता है। पांचवी बात इसकी ये होती है कि ये कोलिजन करते हैं, और इनकी कोलिजन जो है तो वो क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, यानी नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी। इनकी कोलिजन कौन सी होती है, इलास्टिक कोलिजन। छठा नंबर जो है तो ये जो मोशन करते हैं तो इनकी मोशन जो होती है तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। रैंडम मोशन या जिगजैग मोशन या ब्रोनियन मोशन, क्योंकि रैंडम मोशन का मतलब है मोशन इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह सातवां इसका पॉइंट है कि इसका जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर की। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी इसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जनरली जो है तो फिर इनमें 2 पॉइंट जो हैं तो आगे चल के, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो रही, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, ये फिर आगे जाकर इस पे फिर बहुत बहस छिड़ने वंडरवॉल इक्वेशन में, फिर ये वॉल्यूम करेक्शन और प्रेशर करेक्शन में इन 2 फॉल्टी असम्पशंस का जिक्र किया जाएगा, ठीक है। तो जो इस पे समझ चुके हाथ उठाएं, शाबाश। सिंपल पॉइंट थे, रेज योर हैंड अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, ठीक है, राइट।
तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी पॉइंट थे, छोटे छोटे पॉइंट, लेकिन इसमें भी ईटा से पॉइंट एक जनरल वो उठाकर दे सकते हैं आपको। तो ये हमारे पास कुछ गैसेस की इंट्रोडक्शन और केमिस्ट्री के बारे में बातें हुई। इसके अलावा हम यहाँ पे अभी पढ़ेंगे, इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास है प्रेशर के बारे में, गैसेस के प्रेशर के बारे में। तो प्रेशर, तो जैसे कि आप जानते हैं कि प्रेशर क्या चीज होती है। प्रेशर की डेफिनेशन आपको पता है कि हमारे पास है फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसको प्रेशर कहा जाता है। और प्रेशर जो है, तो इसमें हमारे पास प्रेशर के तो बड़े से यूनिट हैं, बहुत सारे यूनिट हैं। तो इनके कौन कौन से यूनिट हैं, लेट से हम अगर करें कि प्रेशर की यूनिट्स अगर हम कहें तो यूनिट्स इसके कौन कौन से हैं। एक इसमें हमारे पास एटमॉस्फेरिक यूनिट है, इस तरह एक हमारे पास है mm ऑफ Hg यूनिट है, इस तरह तीसरा हमारे पास सेंटीमीटर ऑफ Hg। इसके अलावा हमारे पास स्टार भी है, इसके अलावा बार भी है, इसके अलावा PSI भी है, एटसेट्रा। तो ये तकरीबन बड़े बड़े यूनिट्स हैं जो कि हम यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यूज पढ़ेंगे, स्पेशली वो आपको ईटा में आ सकते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि 1 atm जो है प्रेशर, तो वो कितने के बराबर हो सकता है, तो डेफिनेटली आप जवाब इसका देंगे, ये बराबर होता है 760 mm ऑफ Hg के, बिल्कुल ये ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ पर हम 76 को 10 पे डिवाइड करें तो 760 को, तो ये सेंटीमीटर ऑफ Hg में हो जाएगा। और ये कितना निकलते जीरो है, तो ये आ गया 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। इज इट क्लियर। तो ईटा के लिए एक ये पॉइंट है कि ये 760 mm ऑफ Hg है या 76 सेंटीमीटर ऑफ जो है तो Hg में आ सकता है। इसके अलावा और इसकी एक और वैल्यू भी आ सकती है, अगर आप इस 76 को फिर आप 100 पे डिवाइड कर लें तो इससे हमारे पास आता है 0.76 जो है तो आ जाएगा, जो कि हमारे पास आता है mm मीटर ऑफ Hg जो है तो आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी, ये हमारे पास तीसरी वैल्यू आ गई। ठीक है, ईटा के लिए। या अभी हम इसमें और सिस्टम इंटरनेशनल में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या आ सकता है, शाबाश 1 atm की जो वैल्यू है तो वो आ जाएगी 10, 13, 25 ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सिस्टम इंटरनेशनल में प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10, 13, 25 और न्यूटन पर मीटर की जो वैल्यू हम पास्कल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक ये वैल्यू भी आ सकती है 1 एटमॉस्फेरिक की। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें CGS की, CGS सिस्टम जो है तो उस पर 1 atm की जो वैल्यू है तो वो है 1.01 × 10⁶। ये हो गया डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। CGS सिस्टम है। इस तरह एक और सिस्टम है जो है FPS फुट पाउंड सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास 1 atm जो बराबर होगा तो वो होगा 14.7 PSI। तो ये भी 1 atm के बराबर होता है। ठीक है, तो इन तमाम वैल्यू के बाद अगर आप MCQs बनाना चाहें तो MCQs इस तरह बना सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, ठीक है, 760 mm of Hg, B 1.01 into 10⁶ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, C 10, 13, 25 पास्कल, D 14.7 PSI, E ऑल अबव। तो डेफिनेटली जो कंसेप्ट नहीं होगा तो वो सिर्फ ए ऑप्शन ठीक करेंगे, लेकिन असल में हमारे पास ऑल अबव जो है तो ऑप्शन ठीक आता है। ठीक है, तो जो इस पे समझ चुके हाथ उठाए, रेज योर हैंड, शाबाश, रेज योर हैंड्स।
वेरी गुड। तो ये आप जो है तो प्रेशर के साथ कुछ यूनिट्स हैं, 1 एटमॉस्फेरिक की कुछ वैल्यूज हैं जिनको आप अपने साथ जहन नशीन कर लें, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जब नेक्स्ट हम बात कर लें कि एटमॉस्फेरिक और ये क्या चीज़ें होती हैं, ये 1 एटमॉस्फेरिक और इनकी वैल्यू जब आप मालूम कर लें तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट शुरू हो जाएंगे, इनके ऊपर हमारे पास हैं गैस लॉज, ठीक है। इनके ऊपर हमारे साथ शुरू हो जाएंगे गैस लॉज, ठीक है। गैस लॉज जो है तो शुरू हो जाएंगे। तो इसके बाद हम यहाँ पे करेंगे गैस लॉज, ठीक है। तो गैस लॉज हमारे पास जनरल जो है तो बेसिक यहाँ पे अगर हम पढ़ें, एक कंटेनर हमारे पास है, इस कंटेनर के ऊपर यहाँ से हम क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रेशर प्रोवाइड करते हैं एक्सटर्नल। यहाँ से जो गैस ने जो जगह घेरी होती है इसको हम वॉल्यूम से रिप्रेजेंटेशन इसकी कर रहे होते हैं, ठीक है। 1 मिनट वेट कर लें प्लीज। क्लास है तो हमारे पास गैस की वेरिएबल्स, एक प्रेशर हुआ, एक वॉल्यूम हुआ, एक यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है जिसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक इन मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, और इसको हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी है तो नाम नहीं लेते, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। इज इट क्लियर? तो हम कहते हैं कि हमारे पास गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर एक ही चीज है, ठीक है। तो इसलिए हम टेम्परेचर कहते हैं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास गैस के 3 वेरिएबल्स होते हैं, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एक टेम्परेचर, ठीक है। अभी ये 4 वेरिएबल जो है यानी ये 4 पैरामीटर्स हैं, ये 4 पैरामीटर्स हैं। तो इनके दरमियान रिलेशन को शो करने के लिए हमारे पास लॉज हैं। कौन कौन से वेरिएबल है, एक वॉल्यूम है, एक प्रेशर है, एक टेम्परेचर है और एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो जरा बात को और से सुनना है आपने, जब वॉल्यूम और प्रेशर की डिस्कशन हो रही हो तो आपने टी और एन को कांस्टेंट रखना है और इसको कहते हैं बॉयल्स लॉ। इज इट क्लियर? जब वॉल्यूम और टेम्परेचर का जिक्र हो रहा हो तो आपने पी और एन को कांस्टेंट रखना है, इसको कहते हैं चार्ल्स लॉ। लेकिन थर्ड नंबर केस में जब वॉल्यूम और एन की बात हो रही हो और पी और टी को कांस्टेंट रखना है तो ये हमारे पास होता है एवोगैड्रो लॉ। इज इट क्लियर? तो हमारे पास 4 पैरामीटर्स, इन 3 लॉज जो है तो इनको एक्सप्लेन कर रहा है। तो डेफिनेटली जब आप यहां से देखेंगे, सबसे पहले जब आप देखेंगे हमारे पास है बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ में हम क्या पढ़ेंगे, बॉयल्स लॉ में हम क्या पढ़ते हैं, बॉयल्स लॉ में हम जनरली वॉल्यूम और प्रेशर का पढ़ते हैं। तो इसलिए हम लिखते हैं कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। इसका मतलब है कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसकी जगह v इक्वल टू क्या हो जाएगा, शाबाश, कांस्टेंट जो है तो हमें पुट करना होगा k, ठीक है। और जो है तो ये p हो जाएगा, p को यहाँ पे ले जाए तो हमारे पास हो जाएगा pv इज इक्वल टू k। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया है, हमारे पास बॉयल्स लॉ का एक बॉयल्स लॉ की एक इक्वेशन आ गई है। और बॉयल्स लॉ की इक्वेशन ये सिंपल इक्वेशन है, लेकिन और जब हम इसको न्यूमेरिकल जो है तो इस पे जब सॉल्व करते हैं तो इसी इक्वेशन को हम एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, जो हमारे पास होगी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 एंड सो ऑन, सॉरी V2 एंड सो ऑन। इज इट क्लियर? तो ये आपके पास न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बॉयल्स लॉ की एक इक्वेशन है। इसी बुनियाद पे हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर ऑफ वॉल्यूम जो है तो ये हमारे पास कांस्टेंट निकलते हैं। इनके ग्राफ को अगर हम यहाँ पे स्टडी करें तो ग्राफ में हमारे पास आपको पता होगा कि 2 वेरिएबल हैं, जो प्रेशर है तो वो इंडिपेंडेंट है तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस पे आएगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट है तो ये वाई एक्सिस पे आएगा। और जब प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, फिर प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम, प्रेशर और ज्यादा वॉल्यूम और कम, प्रेशर और ज्यादा वॉल्यूम और कम। जब हम इन पॉइंट्स को मिला लें आपस में तो आपको खुद नजर आएगा कुछ इस तरह ग्राफ बन जाएगा। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिलाएं तो इस तरह ग्राफ आएगा, और अगर इसको मैं सिंपल बनाऊं तो इस तरह बनेगा। तो इस ग्राफ को हम कहते हैं आइसोथर्म ग्राफ।
बॉयल्स का जो ग्राफ होता है तो ये आइसोथर्म ग्राफ होता है, क्योंकि इस पे टेम्परेचर को हमने कांस्टेंट रखा है। और ये जो कर्व हमारे पास आ रही है तो इसको हम कहते हैं हाइपरबोला। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरबोला। तो ये हमारे पास बॉयल्स लॉ के साथ रिलेटेड जो है तो आइडिया है। चार्ल्स लॉ में अगर हम देखें इसमें भी बातें बहुत हैं, लेकिन जनरल जो है तो आपको आई ग्राफ, उसका कर्व, उसका न्यूमेरिकल फॉर्म और बॉयल्स लॉ किन कौन से पैरामीटर्स में रिलेशन शो करता है ये। दूसरा इसमें हमारे पास है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ जो है तो इसमें हमारे पास जनरल कौन से पॉइंट हैं। चार्ल्स लॉ में हमारे पास एक पॉइंट आ रहा है, शाबाश, और वो पॉइंट हमारे पास क्या है, वो कह रहे हैं कि ये जो वॉल्यूम होता है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। और टेम्परेचर भी हम कौन से टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर हम बात कर रहे हैं आपके डेफिनेशन में यहाँ पे होगा, ये जो टेम्परेचर है तो ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर आप जानते हैं कि जब आप टेम्परेचर को केल्विन स्केल पे लिखते हैं उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो न्यूमेरिकल में जब भी आपको टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात हो रही हो, टेम्परेचर में वैल्यू हो तो सेंटीग्रेड को डेफिनेटली आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ये आपके पास किस फॉर्म में बन जाएगा, ये फिर आपके लिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो है तो बन जाएगा। जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर बनेगा तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में यहाँ पर बुनियादी तौर पर ये क्या कह रहे हैं, इनकी स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो फिर वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट टी, तो टी को यहाँ भी डिवाइड किया, टी को यहाँ भी डिवाइड किया, टी को कैंसिल किया, तो v बाई टी इज इक्वल टू के। तो ये आपके पास क्या हुआ, नॉर्मल फॉर्म हुई। तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है कि द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, यानी अब जब आप वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशो लेते हैं वो बराबर होता है। और इसी तरह हम इसके अगर न्यूमेरिकल बेस्ड करना चाहें क्वेश्चन तो इसके लिए फॉर्मूले हमारे पास एक्सटेंडेड फॉर्म हो जाएगा, v1 बाई t1 इज इक्वल टू v2 बाई t2। इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास एक क्या आ जाता है, मैथमेटिकल फॉर्म। और इसके ग्राफ को अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके ग्राफ में लेट से हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे टेम्परेचर हुआ और यहाँ पे वॉल्यूम हुआ। ठीक है, तो टेम्परेचर जितना कम तो वॉल्यूम कम, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा, टेम्परेचर और ज्यादा वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर और ज्यादा वॉल्यूम। तो इसको अगर हम मिलाएं तो ये देखिए टेम्परेचर कम वॉल्यूम कम, टेम्परेचर ज्यादा वॉल्यूम, टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर और ज्यादा। हमारे पास फर्स्ट और लास्ट पॉइंट जब मिलता है तो हमारे पास यहाँ पे जो ग्राफ आता है तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमारे पास। ठीक है, अभी जब हम ये बात करते हैं तो इसी में हमारे पास एक पॉइंट आ जाता है, और वो पॉइंट हमारे पास क्या होगा, शाबाश, वो पॉइंट हमारे पास होता है एक लॉ है जिसको हम यही लॉ कहते हैं चार्ल्स लॉ, लेकिन उसको हम सेकंड स्टेटमेंट में ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ल्स लॉ के लिए करेंगे और यहाँ पे कहते हैं चार्ल्स लॉ सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट जो है तो क्या कहते हैं, उसमें हमारे पास एक बात बनती है और वो बात ये है कि अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें कि लेट से मैं आपको समझाता हूँ, मैं आपको एक इनिशियल वॉल्यूम लेता हूँ V0 जो कि होता है 273 ml होता है स्टार्ट में, और इसमें टेम्परेचर जो है तो 0 सेंटीग्रेड होता है। ये आपकी रिएक्शन कंडीशन है, यहाँ से आप स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ओरिजिनल वॉल्यूम 0 सेंटीग्रेड पर हमारे पास 273 ml है। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री राइज करते हैं, यानी अगर टेम्परेचर मेरे पास 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो हमने चार्ल्स लॉ में पढ़ा है कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम भी ज्यादा होगा। तो वॉल्यूम भी हमारे पास जो है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, शाबाश, 274 ml हो जाएगा। यानी टेम्परेचर यानी टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने से 1 ml जो है तो वॉल्यूम बढ़ गया। लेकिन अगर टेम्परेचर को हम 1 डिग्री फॉल करते हैं, यानी लेट सपोज -1 सेंटीग्रेड करते हैं, तो हमारे पास जो वॉल्यूम हो जाएगा तो वो हमारे पास हो जाएगा 272 ml। मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर को ज्यादा करने से वॉल्यूम ज्यादा हुआ और टेम्परेचर को कम करने से वॉल्यूम कम हुआ। तो इस बुनियाद पर इस सेकंड स्टेटमेंट जो है ला, तो वो क्या होगी कि फॉर एवरी डिग्री राइज और
fall in temperature will increase or decrease the volume 1/273 of its original वॉल्यूम, जो कि V नॉट होता है एट 0 सेंटीग्रेड पे, इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ सेकंड स्टेटमेंट। ठीक है, आपके बुक में ये लिखा हुआ है। तो ये 1/273 का मतलब है कि वॉल्यूम 273 से 1 ml ज्यादा या 1 ml कम हो जाएगा, तो ये इसका मतलब बनता है। ठीक है, तो इसी फार्मूले के मुताबिक फिर हम एक पॉइंट पढ़ते हैं कि इससे एक रिलेटेड फार्मूला है, तो वो है वॉल्यूम एट T सेंटीग्रेड इज इक्वल टू V नॉट, तो ये T सेंटीग्रेड प्लस 273 डिवाइडेड बाय V नॉट इंटू 273। सही है ना? तो ये हमारे पास जो है तो इस फॉर्मूले पे आपकी बुक में ये गिवन है, तो इसको आपने फॉलो अप करना है। ठीक है, तो जब इसके बाद हम ये बात कर लेते हैं, तो इसमें हमारे पास अभी एक टॉपिक आ जाते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है तो वो हमारे पास क्या होता है? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो होता है तो वो हमारे पास क्या होता है? हम कहते हैं कि वो लोएस्ट टेम्परेचर जिस पे द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ अ गैस becomes theoretically, क्योंकि प्रैक्टिकली तो नहीं हो सकता, theoretically जीरो, और ये गैस भी आइडियल हो सकती है। ठीक है, तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस बिकम theoretically जीरो, यह एक्चुअल में तो होती नहीं गैस, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, जो कि हमारे पास ये टेम्परेचर है T इज इक्वल टू 273 माइनस 273 सेंटीग्रेड। ठीक है, और अगर हम केल्विन में कहें तो ये टेम्परेचर मेरे पास है 0 केल्विन। इज इट क्लियर? और इस गैस पर तमाम जो है तो रियल गैसेस इस टेम्परेचर आने से पहले ही सारे लिक्विफाई होते हैं, जबकि आइडियल गैस का वॉल्यूम 0 दे दे, लेकिन रियल का जो है तो वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता। इसी में एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के साथ जो है तो आगे हमारे पास एक जनरल जो है तो क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन हमारे पास आएगा एवोगैड्रो लॉ के साथ रिलेटेड। ठीक है, तो एवोगैड्रो लॉ जो है तो हमें किस चीज के बारे में बताता है? ठीक है, या मैं यहाँ पे एक एमसीक्यूज आपको कर दूंगा, एमसीक्यूज मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। अभी क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ बॉयल्स लॉ कांस्टेंट के डिपेंड्स अपॉन A temperature, B molar mass, C सॉरी ये प्रेशर है, C मोल, ये D ऑल। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? शाबाश, इसमें हमारे पास डी आएगा, क्योंकि अगर आप देखें आपके पास बॉयल्स लॉ की क्या वैल्यू है? शाबाश, आपके पास बॉयल्स लॉ की वैल्यू है PV इज इक्वल टू K। इज इट क्लियर? तो PV इज इक्वल टू K आपने अभी पढ़ा था। इसमें देखिए प्रेशर भी है, इसमें वॉल्यूम भी है, तो वॉल्यूम जो होता है तो इसमें मोल्स भी इसके साथ रिप्रेजेंट होते हैं, इसके साथ
साथ इसका मोलर मास का भी ताल्लुक होता है। इज इट क्लियर? तो ये सारी चीजें इसमें काउंट हो जाती हैं। तो बॉयज लॉ का ताल्लुक इन तमाम चीजों के साथ है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपने साथ लिख लें। इस तरह अगर हम जनरली पूछें, जनरल क्वेश्चन अगर हो, और तो ये आप देख लें, एमसीक्यूज एक आया हुआ है, ये 2015 का एक क्वेश्चन है। शायद आपने ओल्ड पेपर्स में स्टडी किया भी हो कि अगर हमारे पास 800 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस किस कंडीशन पे हो, एट 400 टार प्रेशर, 400 टार प्रेशर एंड 60 centigrade was heated until the volume of gas becomes 2000 centimeter cube will। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस हैं तो है 832.5 केल्विन, बी हमारे पास 0.2 केल्विन, सी हमारे पास है 5 केल्विन और डी हमारे पास है 26। ये हमारे पास जो है तो एक क्वेश्चन है। तो इसमें भी अगर आप देखें ना तो क्या कर रहे हैं इसमें तो कोई फार्मूला नहीं। देखो ये मेरे पास वॉल्यूम है इस तरह, ये मेरे पास प्रेशर है, ठीक है। इसके अलावा ये मेरे पास टेम्परेचर और ये मेरे पास वॉल्यूम फिर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, यहाँ पे आपसे टेम्परेचर मांग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपसे टेम्परेचर मांग रहे हैं, तो ये एक प्रेशर आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए। तो इसमें हमारे पास जो नॉर्मली जो फार्मूला है वो है V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो इस पूरे सिनारियो में T2 मालूम करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो ये T2 इंटू V1 इक्वल टू T1 इंटू V2 इस तरह हो जाएगा। आपको T2 फाइंड करना है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको T2 फाइंड तो V1 यहाँ भी डिवाइड V1 को यहाँ भी डिवाइड, ये कट गया तो आपके पास वैल्यूज। और वैल्यू में आप सिर्फ इतना एक काम करेंगे, आप इतना एक काम करेंगे कि यहाँ पर जो आप टेम्परेचर पुट करते हैं ना तो वो 60 नहीं होगा बल्कि आप सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि मैं पहले पॉइंट बता चुका हूँ कि इसके लिए आपने कन्वर्जन करनी होगी। तो ये हमारे पास सेंटीग्रेड जो है तो क्या सॉरी केल्विन जो है तो बराबर हो जाएगा सेंटीग्रेड प्लस 273 इसका फार्मूला है। तो सेंटीग्रेड तो 60 है और प्लस 273, ऐसे हमारे पास हो जाएगा 333। तो टेम्परेचर 333 हो जाएगा। बाकी V2 वॉल्यूम हमारे पास कितना है 2000 है और ये हमारे पास 800 है, तो बस इसको कैलकुलेट करें तो आपके पास ऑप्शन ए जो है तो ये करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरह फिर आप देखें ना बुक में प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह, इसी तरह आप इन्हीं फार्मूलास पे जो है तो क्वेश्चन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वो गैड्रो लॉ। तो वो गैड्रोज लॉ जो है वो गैड्रोज लॉ, तो वो गैड्रो लॉ हमें क्या बताता है, शाबाश, वो गैड्रोज लॉ हमें बताता है, वो गैड्रो लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, ठीक है। ये V इज इक्वल टू के एन, ये एन यहाँ पे डिवाइड एन यहाँ पे डिवाइड ये हो गया, तो V बाय एन इज इक्वल टू के। हमारे पास नॉर्मल फॉर्म आ गई। अगर इसको मैं न्यूमेरिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2, ठीक है। इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचा में काफी दफा वो गैड्रो लॉ की डेफिनेशन नंबर 2 को जो है तो टारगेट किया गया है, ठीक है। और वो डेफिनेशन नंबर 2 क्या है, वो कहते हैं कि लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे एक गैस है, यहाँ पे हमारे पास 2 गैस है, यहाँ पे हमारे पास 3 है और तीनों डिफरेंट है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये ए
ये बी और ये सी, ठीक है। और यहाँ पे जो इनके और इनके इन तीनों के जो वॉल्यूम है तो वो सेम है, ठीक है। यानी हम इस तरह भी कह सकते हैं, सेम की जगह हम इक्वल भी कह सकते हैं, ठीक है। इनके वॉल्यूम क्या है, इक्वल वॉल्यूम, ठीक है। एक तो वॉल्यूम इनके इक्वल है नंबर वन, दूसरी ये जो गैसेस हैं तो ये सारी की सारी डिफरेंट गैसेस हैं, इनके ऊपर टेम्परेचर जो है तो दो सब पे से एक ही तरह का है, और इनका जो प्रेशर है तो ये भी एक ही तरह का है। तो हमारे पास कितने स्टेटमेंट इसके हो गए हैं, तीन चार स्टेटमेंट हो गए कि इक्वल वॉल्यूम है, डिफरेंट गैसेस हैं, टेम्परेचर भी सेम है और प्रेशर भी सेम। तो फिर ये लोग कहते हैं जब इतनी बार सारी बातें सेम हो गई हैं तो ये एन ने क्या गुना किया है, नंबर पार्टिकल भी इनके क्या आएंगे, सेम ही आएंगे। इज इट क्लियर? तो ये आखिरी पॉइंट। तो डिफिनीशन हमारे पास इस डायग्राम के मुताबिक क्या हो जाएगी, डिफिनीशन हो जाएगी कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस एट सेम temperature and pressure will contain same number of molecules, ठीक है। तो ये डिफिनीशन अक्सर टारगेट हुए ईटा में। आप ओल्ड क्वेश्चंस में अगर देखें तो ओल्ड क्वेश्चन में आपको ये डेफिनेशन जो है तो नजर आएगा, ठीक है, कि इक्वल वॉल्यूम। हेलो सर। वालेकुम सलाम। सर बस मैंने एमसीक्यू वो संडे टेस्ट में आया हुआ था ना, तो उसमें था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ CO एंड N2 आर टेकन इन आइडेंटिकल कंडीशन, तो द करेक्ट कंडीशन बिटवीन मासेस ऑफ टू गैस क्या होगी, मतलब इनकी मासेस भी सेम होंगी। ये क्वेश्चन जो आपने बोला है ये भी 2015 का क्वेश्चन है, और इसका जवाब में यही क्वेश्चन, इसके बाद में इस टॉपिक के बाद ये क्वेश्चन मैं करवा रहा था, तो मैं भी करवा रहा हूँ। इसी के बाद मैं भी ये रब करूंगा नेक्स्ट पेज पे। ठीक है सर, ठीक है सर, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, तो एवोगैड्रो लॉस के साथ ये हमारी स्टेटमेंट हुई, और इन्होंने जो ये क्वेश्चन बोला है ना, तो ये एमसीक्यूज जो है तो ये 2015 में जो है तो क्वेश्चन आया है। और क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह का है कि इक्वल वॉल्यूम of CO and N2, equal volume of CO and N2 are taken in a identical condition। आइडेंटिकल कंडीशन मतलब सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, और डिफरेंट गैसेस भी हैं, ठीक है। आइडेंटिकल कंडीशन, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन मासेस, द करेक्ट relation between masses of two gases is A, CO is greater than N2, B, CO equal to N2, C, CO is greater than N2, or D, C N2 is less than or equal to 4। इस तरह क्वेश्चन आए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कह रहे हैं कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ CO2 और टेकन एन आइडेंटिकल द करेक्ट रिलेशन। तो ज्यादातर इस तरह होते हैं कि डिफरेंट मासेस जो है ना, तो यहाँ पर उनके या तो नंबर ऑफ मोल पूछ रहे हैं, भी मासेस का पूछ रहे हैं। तो ये याद रखें, मोल्स या मास दोनों क्वांटिटी को जाहिर करते हैं। नंबर ऑफ एक मास एक ग्राम में होता है और एक मोल में होता है। तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आइडेंटिकल कंडीशन हो सकते हैं और अगर मासेस नहीं हो, मोल्स हो, तो वो भी सेम। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है तो ये बी जो है तो करेक्ट आता है। अगर आप बी को देखें तो ये 28 भी आ सकता है और ये भी 28 आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर एमन समझ चुकी है तो हाथ उठा ले, शाबाश। मासिस, मोल्स की जगह मासिस। ओके, ठीक है, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन जो है तो ये इसके साथ रिलेटेड है। इस तरह फिर एक और क्वेश्चन भी है हमारे पास, और वो क्वेश्चन ये है
एमसीक्यूज है, क्वेश्चन बड़ा बहुत है। अभी टाइम आपको पता है कि 20 सितंबर को टेस्ट अनाउंस हो चुका है, तो बात ऐसी नहीं है। अगर हम आपको करवाएं तो इस हर एक टॉपिक में अंदर बहुत बहुत सी बातें हैं। अगर हम उस अंदाज से आपको पढ़ाएंगे ना वो बहुत, तो फिर इसमें ये होगा, अगर टेस्ट डिले होता तो चले हम अभी इतना इंशाल्लाह के टॉपिक के शॉर्टकट्स आपको ये चीजें जनरल जनरल बता रहे हैं, जिससे आप इंशाल्लाह को टेस्ट में आपको मुश्किल नहीं, वरना अगर होता तो फिर तो आपको बहुत काम हम करते, लेकिन फिर आपसे कोर्स मिस हो जाएगा, टाइम आ जाएगा आपके फर्स्ट ईयर का कोर्स भी कंप्लीट फिर नहीं होगा, तो फिर ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसलिए एक तो हम क्लासेस की ड्यूरेशन भी थोड़ा ज्यादा कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि जितना हो सके आपको हम बेसिक नॉलेज दें, जिससे आपको टेस्ट में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो अभी देखिए मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे फिर कर रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए कि विच गैस ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट वॉल्यूम at STP। A 16 ग्राम CH4, B 28 ग्राम Mn2, C 32 ग्राम O2 और D 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये तो सिंपल बात है, देखो ना 16 ग्राम तो ये 1 मोल हुआ, 28 ग्राम N2 14 तो ये भी 1 मोल हुआ, इस तरह 32 ग्राम तो 16 32 तो ये भी 1 मोल, लेकिन ये 4 ग्राम तो 2 मोल, एक हाइड्रोजन के 2 ग्राम 1 मोल होते हैं, तो ये 4 ग्राम है, जिसका मतलब है कि ये 2 मोल। तो अभी ये कह रहे हैं कि लार्जेस्ट वॉल्यूम किस होगा, तो डेफिनेटली हमने कहा कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अभी हमने वो गैड्रो में पढ़ा है ना, तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसका शॉर्ट ट्रिक है वो गैड्रो ला है ना, ये देखिए इससे पहले हमने पढ़ी थी। तो इसका मतलब ये होगा जितना एन ज्यादा होगा उतना भी ज्यादा होगा, तो यहाँ पे देखिए तो एन पे ज्यादा है, वॉल्यूम इसका ज्यादा है, तो इसके साथ डी ऑप्शन जो है। तो इस पे जो समझ होता है हाथ उठाए, शाबाश, रेज योर हैंड। तो वो गैड्रोज ला पे जो है तो ये निकल रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन ट्रिक्स जो है तो आपके साथ होंगे ईटा में, जिसका आपको जवाब देना है, ठीक है ना। तो ये आपके पास हुई इंशाल्लाह, वो गैड्रोल आपने पढ़ा। फिर इसमें नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, फिर हम टाइमिंग जो है तो आई थिंक कल हम वहाँ पे संडे टेस्ट भी डिस्कस करेंगे। तो जब संडे टेस्ट डिस्कस करेंगे तो वो तो सुबह होगा, तो क्लास थोड़ी लेट होगी, वो फिर मैनेजर साहब आपको समझा देंगे कि किस टाइम होगी, लेकिन क्लास हो तो है तो इंशाल्लाह क्लास मस्ट होगी, क्योंकि अभी हम इसमें छुट्टी जो है तो नहीं कर सकते, क्योंकि काम ज्यादा है और टाइम कम है। तो कल उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह कि कल मैं आपको आइडियल गैस इक्वेशन इसमें करवाऊं,